नमस्कार। ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। आज बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी नेता, राजनीतिक सिद्धांतकार, प्रगतिशील विचारक, हिंदी के प्रबल समर्थक और करिश्माई व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में जन्मे राम मनोहर लोहिया भारतीय राजनीतिक इतिहास में गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार और समाजवाद के देसी संस्करण तैयार करने वाले चिंतक थे। पिछड़ी जातियों को चुनावी मंच पर एक शक्ति के रूप में पेश करके उनके राजनीति के रास्ते खोलने वाले लोहिया ने भारतीय राजनीति का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया था। उनके दिए हुए नारे और चुस्त जुमले आज तक इस्तेमाल किए जाते हैं। उनका एक कथन है, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। राजनीति में यह मुहावरा आज भी प्रचलित है और इतना प्रभावशाली है कि जब भी आप इसे कहें, आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हम वाकई में जिंदा हैं। गलत को गलत कहने की शक्ति का आह्वान करने वाले लोहिया के कहे वाक्य आज भी संसद से सड़क तक गूंजते हैं। आजादी से पहले राम मनोहर लोहिया कांग्रेस पार्टी के भीतर सक्रिय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में एक थे। उससे पहले साइमन कमीशन के विरोध के अलावा भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर गोवा मुक्ति आंदोलन तक उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही थी। लेकिन आजादी के बाद राम मनोहर लोहिया पहले ऐसे राजनेता रहे जिन्होंने कांग्रेस सरकार को हटाने का आह्वान किया था, गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। लोहिया नेहरू की नीति से खुश नहीं थे। हालांकि लोहिया एक समय नेहरू से प्रभावित रहे, उन्हें अपना नेता मानते थे, लेकिन बात जब सिद्धांत की राजनीति की हो और उस पर आंच आने लगे तो लोहिया मुखर होकर सवाल पूछने से पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने 3 आने बनाम 15 आने की बहस चलाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से तीखे सवाल किए थे। उनकी बात का जवाब देने के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष पीसी महलानोबिस समेत कई अर्थशास्त्रियों को हिसाब किताब में लगना पड़ गया था। लोहिया दावा कर रहे थे कि देश का आम आदमी 3 आने रोज पर गुजारा करता है और सरकार 15 आने का दावा कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री के कुत्ते पर रोज 3 आने खर्च होते हैं और प्रधानमंत्री पर खुद रोजाना 25,000 रुपए का खर्चा होता है। दरअसल व्यवस्था पे इस तरह के सवाल उठाना लोहिया को विरासत में मिला था। वो कई विषयों की समझ रखते थे और उनकी ख्याति बुद्धिजीवी नेता की थी। प्रसिद्ध समाज शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर आनंद कुमार ध्येय आईएएस के एक कार्यक्रम में कहते हैं कि लोहिया का मूल्यांकन करने के लिए उनकी पृष्ठभूमि को देखना बहुत जरूरी है। राम मनोहर लोहिया जी आज़ादी की लड़ाई में जो गांधी के बाद की पीढ़ी थी, जिसके ऊपर गांधी जी के अलावा जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस, भगत सिंह, इन सब का साझा असर था, रूसी क्रांति का असर था और दुनिया भर में जो साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन चल रहे थे उसकी प्रेरणा थी, उसकी उपज थे। और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की परछाई में अपना बचपन बिताया, क्योंकि लोहिया के पिता हीरालाल जी खुद एक व्यवसायी थे, लेकिन गांधी के प्रभाव में उन्होंने अपना व्यवसाय बंद करके चरखा केंद्र शुरू कर दिया, सत्याग्रहों में हिस्सा लिया। लोहिया अत्यंत सुशिक्षित भी थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई में ज़्यादातर नेतृत्व बड़े पढ़े लिखे लोगों का था, लेकिन लोहिया का सौभाग्य ये था कि वो बनारस, बम्बई, कलकत्ता और बर्लिन 4 विद्या केंद्रों में निखारे गए। दूसरी बात लोहिया के बारे में ये कहनी जरूरी है कि लोहिया राष्ट्रीय आंदोलन की रफ्तार बढ़ाने वाली पीढ़ी के नायकों में से थे। उनको गांधी का प्रेम तो था, लेकिन गांधी के सत्याग्रह को वो वर्ग और जाति के सवालों से भी जोड़ के देखना चाहते थे, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के विद्वान थे और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साझेदार थे। जब वो विद्यार्थी थे तभी से उनको नेतृत्व की भूमिका निभाने का मौका मिला, क्योंकि यूरोप में जो उस समय के विद्यार्थी थे उनकी एक यूनियन थी भारतीय विद्यार्थियों की, जिसके वो सेक्रेटरी भी थे। जब वो भारत लौटे कि तुरंत गांधी जी ने उनको पौत्रवत स्वीकार किया और जवाहरलाल ने छोटे भाई की तरह से, और विदेश नीति की रचना करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते उनको विदेश विभाग का सचिव बनाया। और उनके साथ उस समय जयप्रकाश नारायण, अली अशरफ और उनके सबके संयोजक या महामंत्री आचार्य कृपलानी,
उसी समय सहजानंद का किसान आंदोलन भी चल रहा था और लोहिया को उसका भी कुछ प्रशिक्षण पाने का मौका मिला। लोहिया जब युवा थे तो उनका एक विरोध प्रदर्शन काफी चर्चा में रहा। ये बात 1930 के दशक की है। जेनेवा में लीग ऑफ नेशंस का सम्मेलन चल रहा था। उस सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में बोलने के लिए बीकानेर के महाराज खड़े हुए। अंग्रेजों के समर्थक थे। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया तभी राम मनोहर लोहिया ने दर्शक दीर्घा से विरोध करना शुरू कर दिया। लोहिया को सभा से निकाल दिया गया। उनके हिसाब से ऐसा व्यक्ति भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता जो भारत का हितैषी ना होकर अंग्रेजों का मित्र हो। खैर, लोहिया ने महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह पर जर्मनी से पीएचडी की। वो गांधी से इतना प्रभावित थे कि आजादी के बाद नोआखली समेत गांधी जहां जहां दंगों की आग बुझाने की कोशिश करते दिखाई दिए वहां पर लोहिया उनके साथ खड़े थे। लेकिन उन्होंने गांधी को भक्त होकर कभी नहीं देखा। जहां जरूरत पड़ी उनकी आलोचना भी की। एक किस्सा बहुत ख्यात है कि 28 जनवरी 1948 को गांधी और लोहिया की देश की राजनीति और कुछ मुद्दों पर कुछ जरूरी बात होनी थी। गांधी ने लोहिया से कहा कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ, हम सुबह उठकर बात कर लेंगे। लोहिया गहरी नींद में थे, इसलिए गांधी ने उन्हें उठाना उचित नहीं समझा और इसके बाद 29 तारीख को गांधी अपने कार्यों में व्यस्त हो गए और यह तय हुआ कि 30 जनवरी को सुबह दोनों के बीच बातचीत होगी। लेकिन बातचीत होती उससे पहले ही 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या कर दी गई। ऐसे ही राम मनोहर लोहिया जाति व्यवस्था को हर कीमत पर तोड़ने के हिमायती थे और डॉक्टर अंबेडकर के साथ नई जड़ों वाले दल पर बात करना चाहते थे। उन दोनों के बीच बातचीत तय हुई थी, लेकिन बातचीत होती उससे पहले ही अंबेडकर का भी निधन हो गया। दरअसल लोहिया का मानना था कि जाति अवसरों को रोकती है। अवसर ना मिलने से योग्यता कुंठित हो जाती है और ये कुंठित योग्यता फिर से अवसरों को बाधित करती है। इसके अलावा आज़ादी के बाद लोहिया समाजवाद के जिस संस्करण को देखना चाहते थे वो नेहरू के मॉडल से अलग था। नेहरू के मॉडल में लोहिया को आर्थिक विकास का पश्चिमीकरण दिखाई देता था, जिसे लोहिया सरकारी समाजवाद कहते थे, जबकि लोहिया देसी समाजवाद के जिस संस्करण पर जोर दे रहे थे वो आर्थिक विकेंद्रीकरण यानी इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन के विचार पर आधारित था और उसकी मूल शक्ति जो थी वो भारत की जनता में निहित थी। इसी तरह लोहिया भारतीय भाषाओं के भी हिमायती रहे और देश की शिक्षा व्यवस्था, प्रशासन और सार्वजनिक जीवन में अंग्रेजी के प्रभुत्व को सत्ता के साथ जोड़कर देखते थे। दरअसल लोहिया के लिए राजनीति का अर्थ केवल सत्ता भर नहीं था। उनके लिए राजनीति एक वैश्विक सरकार के गठन की राजनीति थी, जिससे दुनिया में जाति, लिंग और राष्ट्रों की गैर बराबरी मिटाकर लोकतंत्र कायम किया जा सके। अपने विचारों को उन्होंने कई पुस्तकों के रूप में आकार दिया है, जैसे गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, इकोनॉमिक्स आफ्टर मार्क्स, इंडिया, चाइना एंड नॉर्दर्न फ्रंटियर्स आदि। 12 अक्टूबर 1967 को दिल्ली के वेलिंगटन हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु 57 बरस की उम्र में हुई। बाद में वेलिंगटन हॉस्पिटल का नाम बदलकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल कर दिया गया। और अब आज का सवाल। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 5 तरह की असमानताओं से लड़ने की बात कही थी, 5 इनइक्वालिटीज। आपको वो 5 असमानताएं बतानी हैं कि कौन सी हैं जिनसे राम मनोहर लोहिया लड़ने की बात कह रहे थे। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। इस तरह के और भी पॉडकास्ट सुनने के लिए ध्येय IAS के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ना भूलें। ये पॉडकास्ट ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुना जा सकता है। इसके अलावा जियो सावन और स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी ये पॉडकास्ट उपलब्ध है। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।